नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपका रहने वाला है यो सेल। तो यानी हम जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्या इम्पोर्टेंट, यानी रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रेलवे टेक्नीशियन की जो भर्ती आएगी उसमें बायोलॉजी आपको पता है कितने नंबर की आती है, और साइंस का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। ठीक है ना, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर भी 15 नंबर की साइंस, जिसमें बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी का आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर करके कंटेंट देना है। बस आपको इतना करना है भी, आप अगर ये चाहते हो भी ये सीरीज रेगुलर चले तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा सपोर्ट बढ़िया से लाइक करने हैं, कमेंट करने हैं, ताकि इस सीरीज को आप रेगुलर रख सके। क्योंकि जब आपको कंटेंट चाहिए तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए, और वो शेयर लाइक कमेंट के रूप में चाहिए। तो आप अपना वो लाइक कमेंट शेयर करके अपना कार्रवाई बैठाइए, बाकी हम कंटेंट को आप देख लेंगे। और साथ साथ बने रहोगे तो बहुत प्यारे तरीके से आप किसी भी चैनल से या किसी भी मतलब, हर टीचर अपना अच्छा पढ़ाने का कोशिश करता है, लेकिन आप मैच करके देख लेना फिर भी किसी भी आपके नोट्स से, इससे फालतू आपको शायद ही मिले। ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से एक एक बात को समझाया जाएगा। ये नहीं है भी बिल्कुल समझाए बगैर, क्योंकि एक मेन चीज़ क्या होती है, जब हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता, जब हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन रट्टा मारते हैं, उसका मतलब पता नहीं होता, उसका अर्थ पता नहीं होता, तब तक वो चीज़ें लंबे समय तक दिमाग में नहीं रहती। ठीक है, एक बार आप अच्छा टाइम लगा लो, आपका बायोलॉजी कभी भी दिमाग से नहीं जाएगा। जो मेरे से आज तक कभी भी पढ़ा है, दोबारा उसे बायोलॉजी पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मैंने करवाया और बच्चों ने उसको किया, और अपने नोट्स बना लिए। अपने नोट्स बनाते रहिएगा, खुद के नोट्स काम आते हैं। शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा आपके, सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया था, कोशिका द्रव्य हो गया था। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन वगैरह पिछले लेक्चर के अंदर हो गया। कोशिका द्रव्य, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। तो आज स्टार्ट करते हैं आप। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे आप माइटोकॉन्ड्रिया। आज स्टार्ट क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, हिंदी में तो माइटोकॉन्ड्रिया कहीं पे लिखा दिया जाता है। और इसका दूसरा नाम एक सूत्र कणिका भी है। क्या है, सूत्र कणिका भी है। सूत्र कणिका के साथ एक बार ये भी पूछा गया था, इसका नाम कॉन्ड्रियो कॉन्ड्रियो सोम भी है। इसका नाम क्या है कि कॉन्ड्रियो सोम भी है। तो कॉन्ड्रियो सोम भी इसको क्या कहा जाता है, कई बार पूछ लिया जाए तो आप टेंशन नहीं लेने का है। कॉन्ड्रियो सोम किसे कहा जाता है, तो इसे ही कहा जाता है। ठीक है, ये लो, ये लाल थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार आप एडजस्ट करें ना, आगे थोड़ा ध्यान रखें। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होता है ना, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन मैं यही बता देता हूँ। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, ऑर्गेनिल्स है या सेल में ऑर्गन कह सकते हो, यानी दोहरी झिल्ली वाला वाला कोशिकांग, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। ठीक है ना, इसकी अगर खोज की बात करें आप, तो खोज एल्टमैन ने, तो याद हो ही गया होगा आप, और बेसिक से पढ़ रहे हो आप, एल्टमैन ने, क्योंकि अपने साथ वही जुड़ेगा बच्चा जो रियल में पढ़ना चाहता है। ठीक है, और एल्टमैन ने इसका नाम रखा था बायोप्लास्ट। क्या नाम रखा था, बायोप्लास्ट नाम रखा था। इसका नाम क्या रखा था, बायोप्लास्ट। ठीक है, यानी एल्टमैन ने इसकी खोज की थी। दोहरी झिल्ली वाला ऑर्गन है, सूत्र कणिका इसे भी कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और खोज करने के बाद बायोप्लास्ट से नाम माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो दिया था, यानी इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था, वो किसने दिया था, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, बेंडा। और बेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसका दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो बेंडा ने। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? तो किसने दिया था? एल्टमैन ने। एल्टमैन के द्वारा क्या की गई थी? इसकी खोज की गई थी। बहुत बढ़िया बात है। डबल मेम्ब्रेन पावर हाउस समझाऊंगा एक एक चीज। पावर या आपको एनर्जी हाउस बोल दे, एनर्जी हाउस ऑफ सेल, यानी ऊर्जा या शक्ति या ऊर्जा ग्रह पूछ लिया आपसे, शक्ति या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर ये रहेगा। ठीक है, क्यों कहा जाता है बताएंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर यानी आप कहोगे श्वसन अंग किसे कहा जाता है, या श्वसन सेंटर यानी केंद्र, श्वसन केंद्र, कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है? ठीक है, आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कोशिका का श्वसन केंद्र यानी श्वसन क्रिया संपन्न माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये बात भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंजाइम ये पूछ लिया जाता है 70S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाता है सर्कुलर डीएनए यानी वृत्तीय डीएनए कहाँ पाया जाता है? वृत्तीय डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, सेल इन सेल यानी कोशिका में कोशिका किस कोशिकांग को कहा जाता है? कोशिका में कोशिका। ठीक है, किस सेल को, किस को कोशिकांग को कहा जाता है? अब आपको सारी बातें क्लियर करूंगा, लिखना इतना ही आपको। ठीक है, यानी ये कितनी, इससे हमें क्या प्राप्त होती है? तो ऊर्जा किस कोशिकांग से प्राप्त होती है? तो ऊर्जा हमें माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। और कितने एटीपी? 36 एटीपी। ठीक है ना, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पढ़ते रहिए, बस एक बार लिखने का काम कीजिए, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है, जो यूनिट ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस क्या है? ऊर्जा की इकाई है, छोटी इकाई होती है ऊर्जा की इकाई। या कोशिकीय ऊर्जा को किस में मापते हैं? तो एटीपी में मापते हैं। आप किस में मापते हैं? एटीपी में। ठीक है, तो ऊर्जा कितनी मिलती है? 36 एटीपी। कितनी मिलती है? 36 एटीपी। और 36 एटीपी जब मिलती है जब श्वसन क्रिया संपन्न होती है, श्वसन क्रिया संपन्न होती है तब हमें ये एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, श्वसन क्रिया यहाँ संपन्न होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो एंजाइम है यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए पाए जाते हैं। ठीक है, और ये 36 एटीपी कब मिलती है? जब क्या होता है? क्रेब्स चक्कर क्रेब्स साइकिल क्या होता है? साइकिल से प्राप्त होती है। अब बहुत अच्छा हो गया जी, अब इसको समझना है। ये तो आपका लिखने वाला फंडा था जो आपका आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक छोटा सा आपके लिए डायग्राम बनाता हूँ और आपको ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि समझना जरूरी है, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा। समझे क्या? बोलो जी समझ गए। ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी जो है बाह्य परत यानी आउटर लेयर है, बाह्य झिल्ली है। एक शब्द लिखा आपा ने, ये दोहरी झिल्ली वाला है। तो एक झिल्ली ये हो गई और ये क्या हो गई? आंतरिक झिल्ली हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी? आंतरिक झिल्ली हो जाएगी। दो झिल्ली हो गई। आंतरिक झिल्ली थोड़ी सी अंदर से देखो फोल्ड हो रखी है, तो इस फोल्डेड भाग को क्या कहते हैं? हम क्रिस्टी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। बस बन गई बात। ठीक है,
और इसके अंदर जो ये भाग पाया जाता है ना, ये छोटा अंदर वाला भाग है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। और सर्कुलर डीएनए भी यहीं पाए जाते हैं। अब ध्यान से अब सुनने वाली बात है, लिखने वाला काम आपका खत्म हो गया होगा, नोट्स बना लिए होंगे आपने, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, अब जो सुनोगे ना, ये कभी भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, अपने आप याद हो जाएगा, एक एक चीज से कड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है। मैंने एक शब्द यूज किया था, क्रिस्टी जो होती है ना, देखो पहले सुनो, आपने सांस लिया, बोले लिया जी, ब्रीदिंग कर ली। अब ब्रीदिंग ही श्वसन नहीं है, श्वसन का एक पार्ट ब्रीदिंग है, यानी सांस लेना और श्वसन में अंतर है। ठीक है। इनहेल एक्सेल कर लिया, ठीक है, लेकिन ये तो फेफड़ों तक का भाग है ना, फेफड़ों से आगे भी तो श्वसन चल रहा है ना, तो वो हम क्या करते हैं, इसको आंतरिक श्वसन कह देते हैं। ठीक है। उसके अंदर फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर मतलब कोशिकीय। ठीक है। अब जब शरीर के अंदर सांस गया फेफड़ों तक, फेफड़ियों में एल्वियोलाई थी, एल्वियोलाई ने आरबीसी को क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन आरबीसी के माध्यम से कहाँ पहुंचा? प्रत्येक सेल के पास पहुंचा। वो ऑक्सीजन कहाँ खपत हुआ? वो ऑक्सीजन सेल के अंदर जा गया, सेल के क्या गया? अंदर गया, और सेल के अंदर जाके कहाँ घुस गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी आपने जो ऑक्सीजन ली है, उस ऑक्सीजन का खपत कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन लिया, पहुंचा दी, उधर से ग्लूकोज आया। ठीक है ना, क्या आया? ग्लूकोज आया। ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन मिले तो क्या हुआ? ग्लूकोज का विखंडन होकर ऑक्सीजन की खपत हो गई, और हमें क्या मिली? एनर्जी मिली। क्या मिली? ऊर्जा मिली, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ जल की मात्रा भी हमें मिलती है। क्लियर है बात? ठीक है। तो यानी जब अगर माइटोकॉन्ड्रिया न होता तो क्या हम जीवित रह पाते? मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम ऊर्जा कहाँ से लाते? क्या है? ऊर्जा। तो हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिका, जहां जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, एनर्जी की, वहां पर उतने ही माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं कोशिका के। क्लियर है? बेंडा तक हो गया। एनर्जी क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम। और रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पर। कहाँ पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम क्रिस्टी पर पाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है ना, एंजाइम। और रेस्पिरेटरी एंजाइम क्या करते हैं? यही श्वसन क्रिया को संपन्न करते हैं, श्वसन क्रिया खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है ना, यानी यहाँ पर प्रोसेस होती है आपकी क्रेब्स चक्कर। ठीक है ना, तो क्रेब्स चक्कर कहाँ होता है? क्रिस्टी के ऊपर, वहां पे हो रहा है। तो क्रेब्स चक्कर से हमें क्या मिलता है? बोलो जी, एक तो आपने बताया, बोलो जी, एक तो आता ऑक्सीजन है। ठीक है ना, एक C6H12O6 यानी कार्बन ग्लूकोज। ठीक है, वहां से हमें मिलती है 36 ATP एनर्जी। बोलो जी, ठीक है। और हमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ क्या मिल जाता है? जल मिल जाता है। तो ये प्रोसेस हो जाती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन चलता है भी, ये जो ऑक्सीजन खपत कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। वहां से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। क्लियर है? इसके अंदर एक सर्कुलर पावर हाउस का समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है, श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पता ही चल गया, पता चल गया आपको एक बात का। ठीक है ना, 70S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? और सर्कुलर डीएनए, वृत्तीय डीएनए। हमारे शरीर में दो प्रकार के डीएनए हैं, एक तो मेन डीएनए, मुख्य डीएनए, जो केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा सर्कुलर डीएनए, वृत्तीय डीएनए। तो ये जो वृत्तीय डीएनए है ना, ये डीएनए आपका एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक में। सुनो, लिखना इतना बहुत है। 70S राइबोसोम है। 70S राइबोसोम जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके एक तो लवक में पाए जाते हैं, पादप कोशिका की बात करें तो, और किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये संरचना आप पढ़ते हो, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में।
और आप ये बात भी पढ़ते हो भी वृत्तीय डीएनए जो होता है वो भी पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना। यानी जीवाणु का सेल जो है उसके अंदर 70 राइबोसोम होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। उसी प्रकार की संरचना है उसके अंदर फोल्डेड जो क्रिस्टी है, इसको फोल्डेड क्रिस्टी को हम वहां मिजोसोम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मिजोसोम कहते हैं, याद हो तो। अब सेम का सेम सौदा, ये पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का जीवाणु का जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसी प्रकार का सेल है, ठीक है ना। यानी एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल ही है जो किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर घुसा हुआ है। जैसे यूकैरियोटिक सेल विकसित हुआ तो इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, प्लास्टिड आ गया मान लो, तो ये जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है। तो यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप कहोगे इसलिए तुमने कहा है सेल कोशिका में कोशिका, यानी यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो पाए जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर भी प्रॉपर्टी होती है। 70 राइबोसोम होते हैं। अपना डीएनए कौन रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। अपना डीएनए कौन रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया। 70 राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। सारी बातें समझ में आ जाएगी। 70 क्या है, धीरे धीरे आगे राइबोसोम पढ़ेंगे वहां पर समझ में आ जाएगी। 70 80 दोनों समझा दूंगा, ठीक है। तो वृत्तीय डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो मैट्रिक्स में पाया जाता है। और किसके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया से कितनी एनर्जी मिलती है, 36 एटीपी एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। श्वसन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में पाए जाते हैं, क्रिस्टी भाग पे पाए जाते हैं, जहां पर आपका क्रेब्स चक्कर साइकिल जो है, यानी क्रेब्स साइकिल जो है, श्वसन क्रिया पढ़ोगे आप, पढ़ी हुई है तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो वहां पर ये खत्म होता है, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स, सर्कुलर डीएनए मैट्रिक्स बाह्य झिल्ली दोहरी झिल्ली वाला है, क्रेब्स साइकिल में पाया जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो दो बातें और लिख देता हूं मैं, थोड़ी सी जगह बच गई यहाँ पर, ठीक है। आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया से कितनी एनर्जी मिलती है, ये श्वसन क्रिया समझाऊंगा। सेलुलर रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीजें सारी समझा दूंगा मैं दोबारा। माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिलती है कितनी, 36 एटीपी, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस यानी हमें कोशिका द्रव्य से भी एनर्जी मिलती है, क्वेश्चन आया हुआ है। कोशिका द्रव्य में अनोक्सिस अवसन होता है जिससे हमें क्या मिलती है, 2 एटीपी। कितनी मिलती है, 2 एटीपी। तो टोटल कोशिका से कितनी एनर्जी मिलती है, तो कोशिका, प्रत्येक कोशिका में कितनी एनर्जी मिलती है हमें, 38 एटीपी। कितनी, 38, क्योंकि ये ऊपर वाले किसके भाग हैं, को माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य कोशिका ही भाग है। तो कोशिका से, एक कोशिका से ऊर्जा निकल रही है 38 एटीपी, लेकिन आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया से 36 एटीपी, कोशिका द्रव्य से 2 एटीपी, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्कर समाप्त होता है, क्रेब्स चक्कर, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया समाप्त होती है, ठीक है ना, जो श्वसन का भाग है, ठीक है। पार्ट ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, हो जाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया था जिसके बारे में आपको बेसिक और बढ़िया सी सारी चीजें बतानी थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया खत्म, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक शब्द आपसे यूज होता है जी, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए, इसी तरीके का आप कंटेंट चाहते हैं तो, नहीं तो ये 5 मिनट का काम भी है लिखना लिखना तो, लेकिन ये बातें याद नहीं रह पाएगी जब तक इसको समझा ना जाए। लंबे लेक्चर रहते हैं अपने, इसी कारण से लंबे रहते हैं। एक शब्द आता है मिजोसोम, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मिजोसोम क्या है, मिजोसोम, मिसोसोम भी कह देते हैं, मिजोसोम भी कह देते हैं, ठीक है। आप इसके बारे में इतना लिखोगे भी माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है और श्वसन क्रिया संपन्न होती है जहां से, तो उसी प्रकार बैक्टीरिया के अंदर एक संरचना पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया में, ठीक है। यानी जीवाणु में पाए जाने वाली संरचना है, ठीक है। यानी ये
माइटोकॉन्ड्रिया की जगह माइटो कंसिस्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करती है, इसीलिए जीवाणु कोशिका का जीवाणु कोशिका का जीवाणु कोशिका का श्वसन केंद्र कहा जाता है। जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को यूकेरियोटिक कोशिका का श्वसन केंद्र कहा जाता है, उसी प्रकार जीवाणु कोशिका का श्वसन केंद्र किसको कहा जाता है? मेजोसोम को। ठीक है, और ये क्या देता है? ऊर्जा देने का काम करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। ठीक है, यानी जीवाणु एटीपी प्रोड्यूस कौन करता है? तो एटीपी प्रोडक्शन जो करेगा, यानी उत्पादन जो करेगा, जैसे हमारे में माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, तो वो कौन करता है? मेजोसोम करता है। कौन करता है? मेजोसोम करता है, याद रखना। ठीक है ना, मेजोसोम करता है। क्लियर हो गई बात? तो ये बैक्टीरिया में पाई जाने वाली संरचना है जिसको मेजोसोम कहते हैं, यानी रेस्पिरेशन या ऊर्जा देने का काम या श्वसन क्रिया जहां पर होती है, यानी यहाँ पर लिखा क्या मैंने? ठीक है, श्वसन केंद्र। ठीक है ना, तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो मेजोसोम, जीवाणु का मेजोसोम होता है, क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार की ऐसी संरचना ही है। ठीक है, तो जो होता है जीवाणु के अंदर मेजोसोम होता है, और मेजोसोम का काम उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी ये श्वसन या ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? जीवाणु कोशिका का ऊर्जा ग्रह मेजोसोम है। ठीक है ना, ऊर्जा देने का कार्य करेगा, यानी एटीपी का उत्पादन कौन करेगा? तो ये करेगा। एटीपी मतलब ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य कौन करता है? तो ये पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है? तब आपका आंसर क्या रहेगा? मेजोसोम रहेगा। क्या रहेगा? मेजोसोम रहेगा। ठीक है, अगर इतना कंप्लीट हुआ तो वहां हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। और आपको बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये लो जी, यहाँ पर पढ़ते हैं आप राइबोसोम, नहीं तो प्लास्टिड पढ़ाता मैं यहाँ पे। राइबोसोम, राइबोसोम पढ़ लिया क्या? राइबोसोम तो पढ़ ही लिया। ठीक है ना, राइबोसोम पढ़ लिया भाई, लाइसोसोम भी पढ़ लिया। लो, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी। ठीक है, गोल्जी कंपोनेंट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, शब्द क्या है? गोल्जी का है। ठीक है, अगर इसकी खोज की बात करें यहाँ पर, तो क्या होती है? खोज इसकी की थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी? कैमिलो, नाम से ही इसके नाम पे रखा गया है, कैमिलो गोल्जी। ठीक है ना, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। नाम से पता चल जाएगा, ज्यादा मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस या हिंदी में कहें तो यातायात प्रबंधक इसको कहा जाता है। ठीक है, गोल्जी काय को क्या कहा जाता है? यातायात प्रबंधक कहा जाता है, या बॉडीगार्ड। नहीं 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 नहीं, ठीक है, या इसको मतलब ये क्या करता है? सेल
ग्लैंड भी कहा जाता है इसको। ग्लैंड का मतलब है सेल की ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन का स्त्रावण भी करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्जी काय कहा जाता है। गोल्जी काय को ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये गोल्जी काय है, इसका कार्य क्या है, ठीक है, यानी बाह्य बाह्य कोशिकीय पदार्थ के अंदर रोक लगाना, समझाऊंगा दोनों बातें, ठीक है। अमीनो एसिड को ट्रांसफर करना, स्थानांतरित करना, अमीनो एसिड को स्थानांतरित करना। तीसरा है, ठीक है, अमीनो एसिड की पैकिंग करना, अमीनो एसिड की पैकिंग करना। चौथा क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है ना, स्पर्म का यौग यानी शुक्राणु का एक्रोसोम, एक्रोसोम व अंडे का यौग का निर्माण करना, अंडे के यौग, पीला भाग होता है ना, यौग का निर्माण करना। पढ़ेंगे सारी बातें, लेकिन आप लिख लो ताकि नोट्स बन जाए आपके, ठीक है। तो ये है पैकिंग करना, गोल्जी, ठीक है ना। कोशिका में व्यर्थ पदार्थों का स्त्रावण करना, कोशिका के व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करना, ठीक है। इस प्रकार की आपको संरचना देखने को मिलती है, और ज्यादातर ये किसके पास पाए जाते हैं, केंद्रक के पास पाए जाते हैं। तो ये पढ़ो एक बार, ठीक है। अब सुनो, आपने लिख तो लिया होगा, गोल्जी का एक प्रकार की ऐसी संरचना है, खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी प्रकार का कार्य करता है जैसे ट्रैफिक पुलिस कार्य करती है ना, उसी प्रकार का कार्य ये भी करता है। कैसे जी, शहर के अंदर कौन सा यातायात यानी कौन सा साधन आएगा और कौन सा बाहर जाएगा, यानी साधन को अंदर से घुसने से रोकते हैं। मोटे मोटे ट्रक अंदर आएंगे तो ये क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। शहर में अनेक प्रकार की बैरिकेटिंग वगैरह लगी होती है, डिवाइडर वगैरह, उनको तोड़ने का काम करेंगे। सड़क जो है उसमें सीवरेज वगैरह लगे होते हैं, उनको मतलब दबने से क्या हो जाएगा, सड़कें खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसे नुकसान को रोकने के लिए क्या किया जाता है, ट्रैफिक पुलिस नाका लगा के खड़ी होती है, बिना लाइसेंस वाला अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, 2 नंबर का माल, इस प्रकार का कार्य करती है। तो गोल्जी काय भी उसी प्रकार का कार्य करता है, भी सेल के अंदर कौन सी चीजें आएगी और कौन सी चीजें बाहर जाएगी। यानी ये देखो, यहाँ लिखा है कोशिका के व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, यानी अंदर जो चीज वही आएगी जो कोशिका के लिए लाभदायक है। ये काम ये कौन देख रेख करता है, कोशिका के अंदर गोल्जी काय। और कौन सी चीजें बाहर जाएगी ये देख रेख करने का काम भी कौन करता है, गोल्जी काय करता है। इसके साथ साथ गोल्जी काय कुछ और भी काम करता है। बोलो जी क्या काम करता है, गोल्जी काय क्या करता है, जो अमीनो एसिड बिखरे पड़े रहते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर, मतलब इधर पड़ा है इधर 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 इधर, उनको क्या करेगा, इकट्ठा करके क्या करता है, इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके उनकी पैकिंग बनाता है। पैकिंग मतलब उनको इकट्ठा करके सेट करता है। जैसे प्रकार से देख, तो पानी बिखरा पड़ा है, ठीक है ना, आपने क्या किया, इकट्ठा करके बोतल में डाल दिया, इकट्ठी एक थैली में डाल दिया, ठीक है, तो पानी इकट्ठा हो गया। उसी प्रकार अमीनो एसिड जो बिखरे पड़े होते हैं उनको इकट्ठा करता है, ठीक है ना। अमीनो एसिड से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, आपको पता ही होगा। यानी अमीनो एसिड जो होते हैं उनसे किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अब प्रोटीन का निर्माण होता है तो अमीनो एसिड जो बिखरे पड़े हैं उनको इकट्ठा करके कहाँ पर लेके जाता है, राइबोसोम के पास। बोले भैया राइबोसोम ये लो, अमीनो एसिड इधर उधर आवारागर्दी कर रहे थे, आपको इकट्ठा करके दे दिया, अब इनका सेटअप
बना दो आप। फिर राइबोसोम वही काम करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अमीनो एसिड को इकट्ठा करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, और कौन, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो गोल्जी का पैकिंग करके उसको कर रहे हैं। स्पम, स्पम का एक्रोसोम, स्पम का एक्रोसोम यानी स्पम जो होता है, शुक्राणु होता है, उसके आगे का भाग जो होता है एक्रोसोम होता है। एक भाग क्या होता है, एक्रोसोम, बॉडी, फिर टैल, पूंछ वगैरह होते हैं। अपन 3 भागों में इसको बांटते हैं, तो मिडल पीस हो गया, लास्ट वाला पीस हो गया, या एक्रोसोम, ठीक है ना। तो एक्रोसोम जो होता है उसके निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका किसकी होती है, गोल्जी काय की। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अंडे का योक जो होता है, अंडा होता है उसमें पीला पीला भाग, पितक बोलते हैं उसको, पितक पीला भाग होता है, उसका निर्माण भी करने में किसकी भूमिका होती है, गोल्जी काय की भूमिका होती है। अब मेरे हिसाब से आपका मामला सेट हो गया होगा, अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत नहीं होनी। अब एक कोशिकांग ऐसा है जिसको पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद छोटे छोटे कोशिकांग हैं उनको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपने एक बार पढ़ लिया तो लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। बोलो जी अच्छा, बस बने रहिए आप। अब नाम लिखता हूँ, ये बोर्ड उसी के नाम, इसी का नाम दे देते हैं, यानी इस पूरे के पूरे बोर्ड को एक नाम देते हैं, लवक। प्लास्टिड, जानते हो, बोले जी इसे ही तो लवक कहते हैं, लवक 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 लवक। तुम नहीं आते तो हम मर जाते हैं, प्लास्टिड लवक। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, कमेंट तो बिल्कुल करना ना भूले, क्योंकि आपके कमेंट देख के ही, क्योंकि आप ये सोचते हो भी कंटेंट तो हमें मिल जाए फ्री में, पेड ना करना पड़े, और फ्री में पेड से भी अच्छा कंटेंट मिल जाए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यानी आप पैसे नहीं दे रहे हो मान लो, तो कमेंट दे दो भाई, लाइक दे दो, एक एक शेयर दे दो, बस थोड़ा सा आप शुरू शुरू में थोड़ी सी सपोर्ट कर दो। जैसे एक बार कहीं निकल गए ना आप, फिर रुकने वाले नहीं है, फिर तो एक तरफा सिस्टम बना देंगे, क्योंकि एक बार निकल गए तो कंटेंट आपको पता है कितना दम है इस कंटेंट में, ठीक है ना, दम कितना है, लवक, ठीक है। अब जब लवक की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसकी खोज किसने की, सबसे पहले मैं ये बात कर देता हूँ, खोज किसने की, हैकेल ने खोज की थी इसकी। हैकेल नामक एक वैज्ञानिक था, उसने क्या की थी, खोज की थी। और इसका जो नामकरण किया था वो सिम्पर ने किया था। किसका, किसने दिया था, प्लास्टिड नाम इसको सिम्पर नामक वैज्ञानिक था। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में थोड़ा थोड़ा बोलने में फर्क रह जाता है, ठीक है, हो जाएगा। तो हैकेल और सिम्पर, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहला जो आपको यहां से बस इतना ही पढ़ते हो आप, 2 क्वेश्चन पढ़ते हो, ठीक है। पादप कोशिका, कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है, यहां से आप खत्म कर जाते हो, बस इतना पढ़ते हो, ठीक है ना। पादप कोशिका में पाया जाता है, और एक बात और याद रखना, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है ये, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है ये, अच्छा जी, सबसे बड़ा कोशिकांग, बोलो जंतु कोशिका का कौन सा, जंतु कोशिका का केंद्रक सबसे बड़ा कोशिकांग है, और पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ये, ठीक है। तो जी ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, में नहीं पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। 2 बातें और लिख लो, इसमें भी 70S प्रकार के, जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते थे उसी प्रकार इसी में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और वृत्तीय डीएनए इसमें भी पाया जाता है भैया,
जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में हो तो वृत्तीय डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आपसे पूछे 70S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो तीन बात आपको याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लास्टिड में। तीन बातें आपको याद रखनी है। उसी प्रकार आपसे पूछे सर्कुलर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो सेम की सेम बात याद रखनी है। बोले जी क्या क्या? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और प्लास्टिड यानी लवक के अंदर, यानी ये दोनों बातें याद रख लेना, ठीक है। ये प्लास्टिड भी एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल ही है जिसके अंदर वो सारी चीजें पाई जाती है जो इसमें पाई जाती है। जिस प्रकार शैवाल के अंदर जो चीजें पाई जाती है वो इसी के अंदर पाई जाती है। नील हरित शैवाल जो होता है साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं। हो गया। अब देखो ये तो हो गया जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। पादप कोशिका का सबसे बड़ा यानी जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी कोशिका का एक कोशिकांग जो सबसे बड़ा है, यानी कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा क्या है? लीवर है। लीवर है क्या? ठीक है। तो उसी प्रकार सबसे बड़ा जो है कोशिका का अंग वो क्या है? कोशिकांग जो है वो क्या है? पादप कोशिका का। याद रखना, पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है लवक होता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। सबसे छोटा कोशिकांग दोनों के अंदर ही राइबोसोम होता है, ठीक है। और राइबोसोम इसमें क्या पाए जाते हैं? अपना डीएनए कौन रखता है? तो अपना डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड दोनों रखते हैं अपना। 70 प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो 70 प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करने का काम करते हैं। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70 80 प्रकार, ठीक है ना। तो 70 80 या तो प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं या प्लास्टिड या माइटोकॉन्ड्रिया में। 80S प्रकार के राइबोसोम जो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जो प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करते हैं, ठीक है। हो जाएगा? लो जी हो जाएगा। तो अब जो ये होते हैं ना, बोले जी ये, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं लवक है। तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद करने, जहां पर जरूरत पड़ेगी तो हिंदी वालों को खास कर बता देता हूं मैं, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, प्लास्ट का मतलब लवक, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम याद रखने हैं। क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, वर्णी लवक, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, और ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक। कौन सी लवक है? अवर्णी लवक। यानी लवक तीन प्रकार के हैं, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। वर्णी, अवर्णी, हरित, वर्णी, अवर्णी, हरित, वर्णी, अवर्णी, हरित, वर्णी, अवर्णी, हरित, वर्णी, अवर्णी, हरित। तो लवक कितने प्रकार के हैं? तीन। क्रोमो, क्लोरो, ल्यूको, ठीक है। अब देख लो एक एक को पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट को खत्म करते हैं पहले तो। यानी अवर्णी लवक, वर्ण का मतलब रंग, और जिसमें रंग नहीं पाया जाता उसे अवर्णी लवक कहते हैं। अवर्णी, वर्ण का मतलब वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा, वर्ण आपने वर्णांतता पढ़ी होगी, मतलब वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा है उसको हिंदी में वर्णांत। वर्ण का मतलब रंग, ठीक है ना। वर्ण का मतलब रंग, यानी जिसके अंदर रंग नहीं है, यानी जिसमें कोई कलर नहीं पाया जाता, यानी ये कह सकते हो यह जिसमें, यानी
रंगहीन लवक होता है, रंगहीन लवक होता है। रंगहीन लवक है, और ये कहाँ पाया जाता है? पादप के रंगहीन भाग में, पादप के रंगहीन भाग में, जैसे जड़ वगैरह हो गई आपकी, आलू वगैरह, जैसे आलू क्या है? तना है, आलू के अंदर घुस गया तो उसका क्या है? उसके अंदर भी क्या है? रंग नहीं होता कोई भी, तो उस रंगहीन भाग में लवक पाए जाते हैं। ठीक है, तो रंगहीन भाग में पाए जाते हैं, यानी जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता है, उस पौधे के उस भाग में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में नहीं आते, जैसे जड़ हो गई आपकी, ठीक है ना, जैसे जड़, जड़, भूमिगत तना, भूमिगत तना, ठीक है, तो उस भाग में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये पाए क्यों जाते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। यानी भोजन का संग्रह जो होता है वो कहाँ होता है? जड़ों के अंदर हो रहा है। और जड़ों में किस भाग में हो रहा है? तो देखो, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, जिससे भोजन का संग्रह जो है पौधे किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में ज्यादातर। और स्टार्च जो है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर से हो रहा होता है। अगर भोजन संग्रह की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, भोजन संग्रह की बात करते हैं तो तीन प्रकार से भोजन संग्रह करता है। थोड़ा सा एडवांस चले तो, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस चले तो एक होता है प्रोटोप्लास्ट। ये तीन प्रकार के होते हैं। आगे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो एक होता है प्रोटोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट, नाम से पता चल रहा है। दो होता है एमिलियो, एमिलोप्लास्ट, और तीसरा होता है एलियोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटो मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन का संग्रह करता है ये। क्या करता है? प्रोटीन का संग्रह करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट किसका संग्रह कर रहा है? प्रोटीन का संग्रह, भोजन का संग्रह करता है। भोजन का संग्रह मतलब स्टोर, स्टोर संचय, ठीक है ना। एम एमाइलेज एक एंजाइम होता है, आपने सुना हो तो, जो क्या करता है? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो अमाइलेज यानी ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रह कौन करता है? और आया हुआ क्वेश्चन है ये, अच्छा 80 के अंदर आया हुआ है एक बार, और रेलवे के अंदर तो फेवरेट है, ठीक है ना। और ये क्या करता है? तेल व वसा का संग्रह करता है, तेल व वसा का संग्रह करता है, ठीक है ना। बीज, बीज वगैरह के अंदर, जैसे सरसों का बीज है, मान लो सरसों के बीज के अंदर क्या ज्यादा संग्रह होता है? तेल संग्रह होता है। या कहीं पे तेल फेट जो होता है, जैसे बिनोला है कपास का, उसके अंदर क्या होता है? संग्रह होता है। तो वो संग्रह हो रहा है ना, वो संग्रह हो रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है? उस संग्रह करने का काम कौन कर रहा है? ल्यूकोप्लास्ट कर रहा है। और ल्यूकोप्लास्ट का भी कौन सा भाग है? एलियोप्लास्ट कर रहा है। ल्यूकोप्लास्ट का एलियोप्लास्ट जो सरसों के अंदर तेल, सोयाबीन के अंदर तेल, ठीक है ना, उसके अंदर फैट वगैरह जो संग्रह करने का काम करता है वो कौन करता है? एलियोप्लास्ट करता है, ठीक है ना। अमाइलेल ये कार्बोहाइड्रेट, यानी कोई बीज के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो उसके अंदर कौन सा? ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा भाग? एमेलियो। अगर किसी में प्रोटीन ज्यादा है तो प्रोटीन का संग्रह करेगा प्रोटियोप्लास्ट। तो तीन प्रकार के आगे ल्यूकोप्लास्ट। रंगहीन, ल्यूको का मतलब ही रंगीन होता है, ल्यूकोसाइट का मतलब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी मतलब रंगहीन कोशिका, है ना। तो ये होता है। तो जहां जड़ में कौन सा? जड़, जड़ में क्या है? भोजन संग्रह, भोजन संग्रह होता है तो वो कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट करता है ना। तो ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रह करने का कार्य, बोलो जी हाँ, बोलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो होगी नहीं, दिक्कत आपको दिक्कत हो जाए, हम किस लिए हैं फिर भैया।
अगला पढ़ो। वर्णी लवक, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अरे क्या है क्रोम? वर्णी का मतलब रंग वाला भाग, यानी पौधे के रंगीन भाग में। वर्ण का मतलब रंग, पौधे के रंगीन भाग। बोले रंगीन कौन सा होता है रे? रंगीन भाग में पाया जाता है। अच्छा जी, ठीक है ना। यानी पौधे का रंग जो होता है, ज्यादा रंगीन भाग होता है फल या फूल, फल व फूलों में, फल या फूलों में, फ्रूट और जो आपके फ्लोर है फूलों में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना? ठीक है। यानी फल और फूलों का रंग, फल व फूलों का रंग, फूलों का रंग वर्णी लवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण होता है। वर्णी लवक के कारण होता है। समझ में आई बात क्या? ठीक है ना। फल फूलों का रंग किसके कारण होता है? वर्णी लवक। वर्ण का मतलब रंग, रंग पौधे पे तो बैंगनी रंग है, किसी का लाल गुलाबी वो होता है, तो वो किसके कारण होता है? फल ये हो, फूल हो, उसका रंग किसके कारण है? किसके कारण? वर्णी, वर्ण, वर्ण, वर्ण का मतलब रंग, 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 बोलना मतलब। ठीक है ना। कुछ बता देता हूँ, चार पांच आपसे पूछे जाते हैं। जैसे टमाटर का, टमाटर का लाल रंग, टमाटर क्या होता है? लाल होता है जी। ठीक है ना। तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? लाइक, टमाटर को कौन लाइक नहीं करता भैया? तो लाइकोपीन, लाइकोपीन किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर का, बोलो जी अच्छा, गाजर का नारंगी रंग जो होता है, ठीक है ना, गाजरी बोल देते हैं आप, हाँ, तो गाजर का किसके कारण होता है? कैरोटीन। किसके कारण होता है? केराटीन। प्याज का जो रंग होता है, प्याज का जो कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। ठीक है ना, वो होता है एंथोसाइनिज। किसके कारण होता है? एंथोसाइनिज। बैंगन का बैंगनी रंग, बैंगन का बैंगनी रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? जेंथोसाइनिज के कारण। जेंथो साइनीज, 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 साइनीज। मिर्च का रंग भी जो होता है, मिर्च का लाल रंग जो हो जाता है वो भी किसके कारण होता है? कैरोटीन। किसके कारण होता है? कैरोटीन। ठीक है। चुकंदर का रंग जो है, चुकंदर का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? विटा विटानिन, बिटा विटानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटानिन के कारण होता है। ठीक है। टमाटर को कौन लाइक नहीं करता? टमाटर को सब लाइक करते हैं। लाइकोपीन, गाजर आप जानते हो, कैरोटीन, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है इसमें? कैरोटीन। आप कमेंट करके बताओ, गाजर के अंदर कौन सा कैरोटीन पाया जाता है? अल्फा कैरोटीन या बीटा कैरोटीन या कैरेटीन बोलते हैं उसको वहां पर, यहाँ कैरोटीन, कैरेटीन। आप मेरे को बताओ भी, खुर, सिंग, बाल जो होते हैं, ऊन होते हैं, इसमें कैरोटीन, कैरेटीन प्रोटीन पाया जाता है, और कैरेटीन अल्फा होता है या बीटा? सोच के देखो, फिर पता चलेगा। और क्वेश्चन आया हुआ है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, वहां पर हो जाएगा। गाजर नारंगी कैरेटीन, प्याज लाल एंथो बैंगनी बैंगन जेंथोसाइनिज कैरोटीन। ठीक है। अब रट्टा मारने वाली बातें तो अपने पास है नहीं। अब देखो, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। क्लोरोफिल, समझने वाली बात है। क्लोरो प्लास्ट, हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक होता है। पादप के हरे भाग में,
पाया जाता है। ठीक है ना, यानी जैसे आपका तना हरा होता है, कई बार तना हुआ है पत्तियों में, सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है रे? तना हुआ है आपका स्टेम या लीव्स जो होते हैं उसके अंदर क्या है? ये मिलता है क्लोरोप्लास्ट। क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट। अब ये तो हो गया, ठीक है, पत्तियों में मिलता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। ठीक है ना, जिसके कारण ये क्लोरोप्लास्ट हरा होता है, समझ लो इस बात को। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक है, बस क्लोरोफिल वर्णक क्या करता है? क्लोरोफिल क्या है? हरे रंग का, यानी इसको पर्ण, पर्ण का मतलब पत्ते, पर्ण हरित वर्णक भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, समझाऊंगा, रुक जाओ। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। प्रकाश फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया यहाँ पर होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पर होती है? तो क्लोरोफिल के द्वारा होती है। और क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो जहाँ भोजन बनता है उसको क्या कहते हैं? रसोई घर। तो पादप का रसोई घर या किचन ऑफ प्लांट, पादप का रसोई घर कहा जाता है। पादप का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है ना। और सीधा पूछ ले आपसे तो पत्तियों का रंग, पत्तियां व तना, तनों का रंग हरा किसके कारण होता है? पत्तियों और तनों का रंग क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट रंगीन। देखो समझाऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा समझ लो एक बार। अब देखो, पहले इसको समझ लो बात को, फिर समझ में आएगा। जैसे ये बना दिया अपन, दोहरी झिल्ली वाला है तो दोहरी झिल्ली लिख दिया अपन ने। ठीक है ना, एक कोइन सा यहाँ बनाया अपन ने, एक कोइन यहाँ बनाया, इसके ऊपर एक कोइन फिर बनाया, एक कोइन फिर बनाया, एक कोइन फिर बनाया, इसको यहाँ जोड़ दिया। एक कोइन यहाँ बनाया, एक कोइन यहाँ बनाया, एक कोइन सा फिर यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। ठीक है, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया। ठीक, तो ये बन गया। ये तो दोहरी लेयर है, दोनों को बोल दिया। ये खाली पड़ा भाग है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा भाग कहलाता है ग्रेनम। क्या कहलाता है? ग्रेनम। ठीक है, क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। और एक एक सिक्के को अलग से निकालें, इसमें सिक्के होते हैं, तो इसे बोलते हैं थैलोकोइड। क्या बोलते हैं? थैलोकोइड। ठीक है, तो ग्रेनम देखो, क्लोरोप्लास्ट पूरा, क्लोरोप्लास्ट में क्या? स्ट्रोमा और ग्रेनम दो भाग। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? स्ट्रोमा और ग्रेनम दो भाग। ग्रेनम का एक छोटा भाग थैलोकोइड, और थैलोकोइड के ऊपर एक छोटा भाग पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। देखो, ठीक है, यानी आपको देखा जाए तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखो पत्तियां, और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है ना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के दो भाग, स्ट्रोमा और ग्रेनम। तो ग्रेनम किसका भाग है? क्लोरो रे 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 क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का भाग है ग्रेनम। ग्रेनम के अंदर क्या पाए जाते हैं? थैलोकोइड। क्या पाए जाते हैं? थैलोकोइड। और थैलोकोइड के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है ना, अब समझने वाली बात है, बस कुछ नहीं है। देखो ये इस ग्रेनम, ग्रेनम ऐसी संरचना है, एक प्रकार की ऐसी संरचना, इकट्ठे सिक्के हैं, ग्रुप ऑफ कॉइन को हम क्या? ग्रेनम कहते हैं। ठीक है ना, और इसे एक एक कॉइन को हम क्या कहते हैं? एक कॉइन अलग कर लिया तो इसको हम क्या कहते हैं? थैलोकोइड कहते हैं। और इस थैलोकोइड के ऊपर एक संरचना पाई जाती है जिसका रंग कैसा है? जिसका एक रंग है इस प्रकार की संरचना है। ठीक है,
जिसे को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। समझे बात। पत्तियां, और पत्तियों के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, स्ट्रोमा ग्रेनम है। और ग्रेनम आगे जो है, ग्रेनम छोटा भाग है, तो ग्रेनम एक बड़ा भाग है जिसके अंदर छोटे छोटे कोइन से होते हैं, सिक्के होते हैं। सिक्के से जुड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस में समझेंगे दोबारा इसको, ठीक है ना, ऐसे होते हैं। और वो कोइन को अलग निकाल के देखें तो उसके ऊपर छोटे 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 क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं, रंगीन भाग पाया जाता है, यानी वर्णक पाए जाते हैं, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल बहुत अंदर जाके है। क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट एक लवक है और क्लोरोफिल उसका एक छोटा सा भाग है। आपसे पूछ ले, अब आपसे कभी पूछे क्वेश्चन क्या बन सकता है और आंसर क्या बन सकता है। क्वेश्चन बनता है भोजन का निर्माण पादप के किस भाग में होता है। ऑप्शन दे दे, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। किस लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। लवक के किस भाग में होता है, ग्रेनम में होता है। क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है, ग्रेनम में। ऑप्शन ही नहीं दिया क्लोरोफिल, ऑप्शन ग्रेनम दे दिया, तो आपका आंसर होगा ग्रेनम में। ग्रेनम का भाग क्या है, थैलेकोइड में। तो सबसे पहले याद करो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भोजन का निर्माण करता है, इसलिए इसको रसोई घर कहा जाता है। पादप का रसोई घर भोजन का निर्माण करने वाला, और पदपों और पत्तियों का रंग रंग हरा करने वाला कौन सा, ये क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो हरे रंग की होती है, आपको पता ही। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी रसोई घर ही है, उसके अंदर पादप सभी। किस लवक में भोजन का निर्माण होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। किस लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट ही नहीं देगा वो। किस पादप के भाग में भोजन का निर्माण होता है, पत्तियों में। भोजन का निर्माण किस में होता है, पत्तियों के अंदर होता है। अब भोजन का निर्माण भी बताता मैं अभी, 6CO2 प्लस में आपका 12H2O, उसके बाद में C6H12O6 होता है, प्लस में ऑक्सीजन बनती है, और फिर साथ में क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। वो फोटोसिंथेसिस वाले भाग में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ लंबा हो जाएगा। वर्णी लवक समझ में आ गया। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, पादप के हरे भाग में तना और पत्तियों का रंग हरा, क्लोरोप्लास्ट के कारण, लवक के कारण। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण पर्ण हरित, क्लोरोफिल को पर्ण हरित, पर्ण का मतलब पत्ते, हरित का मतलब हरे पत्ते, हरे पत्तों में पाया जाता है। ठीक है ना। मैग्नीशियम इसके अंदर धातु होती है। धातु कौन सी पाई जाती है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है। फोटोसिंथेसिस, भोजन का निर्माण कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है। प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण क्लोरोफिल में होता है, और उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। यानी इसमें क्या पाए जाते हैं फिर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, एंजाइम पाए जाते हैं। और रसोई घर इसे कहा जाता है, क्योंकि किचन जहाँ हमारे घर में जहाँ खाना बनता है उसको किचन कहते हैं, तो पादप में जहाँ खाना बनता है उसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है। पत्तियों और तनों का रंग हरा होता है। बाकी ये चीज़ें आपने समझ ली, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। बाकी नए समझ में आया तो एक बार कमेंट करें, वो इस तरीके से आप उसको बदलने का काम करेंगे भी। आप किस तरीके से समझना चाहते हो, हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे दुखी ना हो, तंग ना हो। हल। अरे मैं तो एक बार घबरा गया था यार, स्टार्ट रिकॉर्डिंग नाम आ रहा था, मैं सोचा आज तो गई 1 घंटे की क्लास। गोल्जी काय हो गया आपका, राइबोसोम लाइसोसोम हो गया।
टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड हो गया, लाइसोसोम गोल्जी काय हो गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम रहता है, वैक्यूलस इंडोके मैक्रोबॉडीज। अच्छा अच्छा ठीक। चलो ये तो कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में और देखेंगे कुछ। ठीक है, लंबा लेक्चर जाए कोई चक्कर नहीं, कंटेंट पूरा भरपूर मिलना चाहिए। ये लो, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तारक का है। यहाँ से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम ही पढ़े। तार को कौन पकड़ेगा, ठीक है ना, बावड़ा ही पकड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो इसकी खोज किसने की थी, बोवेरी ने की थी। किसने की थी, बोवेरी ने की थी। बोवेरी, कौन वेरी, तार, बोवेरी, ठीक है ना, बोवेरी ने इसकी खोज की थी। बावरा याद करो, ऊपर ऊपरी मात्रा हटा दो, क्या याद करो, बावरा, बावरा। तो तार को कौन पकड़ेगा ऐसा याद रखो, बोवेरी, ठीक है ना। तो एक बार मात्रा हटाओ और ये पढ़ो बावरा, शब्द को पढ़ो बावरा, ठीक है। तो बावरा जैसे ही पढ़ोगे तो बोवेरी याद रहेगा। तार, तार में करंट होता है और करंट को छूने का काम वही करेगा, बावड़ा, शाना आदमी थोड़ी करेगा, ठीक है ना। तो बावरा तारक का है, बावरा। तो इसकी खोज की थी, ठीक है। और इसका एक मुख्य कार्य जो होता है वो यही होता है, गोलाकार संरचना मुख्य कार्य, ठीक है। कोशिका विभाजन में सहायता करना, सेल डिवीजन में हेल्प करना, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, स्पिंडल फाइबर वगैरह का निर्माण करके, ठीक है ना। तारक काय क्या करता है, कोशिका विभाजन करवाने का एक काम करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन करवाने का एक काम करता है, ठीक है ना। और इसके इसकी झिल्ली, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका पूछा गया है, झिल्ली का निर्माण टोमोप्लास्ट से होता है, या झिल्ली टोनोप्लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। झिल्ली टोनोप्लास्ट से बनी होती है, सबसे ज्यादा यही पूछा गया इसका, ठीक है। किससे बनी होती है, टोनोप्लास्ट। एक क्वेश्चन और लिख लो, इसका निर्माण नो प्रीडिया यानी नो पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से मिलकर होता है, प्रीदिय, ठीक है। इसके एक भाग को सेंट्रोमियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। बस खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, लिख लिया, ठीक है। तीन क्वेश्चन इसके याद रखने हैं जो बार बार आपसे पूछे जा सकते हैं। तारककाय क्या करता है, तारककाय की खोज बोवेरी ने की थी। था सेंट्रोसोम, यानी ये काम क्या करता है, जैसे
जब कोशिका विभाजन होता है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन जो होता है, ठीक है ना, क्रोमेटिन टूट कर क्रोमोसोम अलग अलग चले जाते हैं, इधर चला जाता है इधर चला जाता है, तो स्पिंडल फाइबर का निर्माण किया जाता है वो सेंट्रोमेयर के द्वारा। तो सेंट्रोमेयर क्या करता है, फिर क्रोमोसोम को अपनी ओर खींचने का काम करता है स्पिंडल फाइबर का निर्माण करके, यानी कोशिका विभाजन का निर्माण करने का कार्य करता है ये, उसमें सहायता करता है, निर्माण क्या सहायता करता है, ठीक है ना। नो पेरिफल प्रोटीन पाए जाते हैं और सेंट्रोमियर कहा जाता है। और एक याद रखना, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, अभी प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, उसी प्रकार तारक का क्या नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। अब क्या रह गया, रसदानी, वैक्यूलस या रिक्तिका, ठीक है। पादप कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग, ठीक है। इसमें पादप रस यानी प्लांट सेप जिसको बोलते हैं बड़ा होता है, ठीक है। कोशिका के व्यर्थ पदार्थ को स्टोर करने का काम भी करती है, कोशिका के व्यर्थ पदार्थ को वेस्टीज को संग्रह करने का काम भी करती है, ठीक है। और कोशिका के व्यर्थ पदार्थ को संग्रह करने का काम करती है। तो वेस्टीज को कटो पादप कोशिका का महत्वपूर्ण, इसके अंदर रस पाया जाता है, जैसे जूस वगैरह भरे होते हैं, जूसी मतलब फलों का जो जूसी पार्ट होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, अभी नींबू है, नींबू के अंदर जूस है, तो जूस जो है वो कोशिका के किस भाग में भरा हुआ है उसके, तो वो रिक्तिका के अंदर भरा हुआ है। तो वहां पर रिक्तिका क्या है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, रिक्तिका वहां ज़्यादा पाई जाती है जहां पर इस प्रकार की चीज़ों का स्टोर करना हो, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, रसदानी, ठीक है। और प्लांट के अंदर का ये भाग है, जंतुओं के अंदर इसका कोई ज़्यादातर इसका लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं है, देखने को नहीं मिला है और किताबों के अंदर भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये एक मृत डेड कोशिकांग की तरह ये इसमें काम करता है, या कुछ वेस्टीज को स्टोर करने का काम भी कर सकता है, लेकिन पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। और ये 90% भाग को घेर लेता है, जिस कोशिका में ये पाया जाता है और अच्छे तरीके से इसका पाया जाता है, तो ये 90% तक कोशिका द्रव्य में फैल जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण 90% तक कोशिका द्रव्य में फैल, जिसके कारण केंद्रक झिल्ली के पास पादप कोशिका में झिल्ली के पास पाया जाता है, याद रखना, पाया जाता है, ठीक है। ये कोशिका है, पादप कोशिका है। पादप कोशिका के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार की एक संरचना, इस प्रकार से फैल जाता है, ये देखो इसके नजदीक नजदीक इस प्रकार से। तो ये कोशिक ये है ना आपका जो, ये देखो ये क्या है, केंद्रक है, केंद्रक यहाँ मिलता है, ठीक है ना, केंद्रक यहाँ मिलता है। ये क्या होती है, झिल्ली होती है, ऊपर इसके और भित्ति भी होती है, ठीक है, इस प्रकार की संरचना भित्ति भी होती है, यहाँ बनाई नहीं है मैंने, ठीक है। और ये रिक्तिका होती है, ठीक है। तो केंद्रक कहाँ खिसक गया, झिल्ली के पास खिसक जाता है। तो रिक्तिका क्या है, 90% तक भाग को घेर लेती है। यहाँ पर एक बात लिखना, एक्वाटिक प्लांट जो है, जलीय पादप है, रसदानी में या रिक्तिका में
हवा भरने के कारण जल के ऊपर फ्लोटिंग करते हैं, यानी जल के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है ना। यानी जलीय पादप रिक्तिका जो है, मान लो जलीय पादप देखे होंगे आपने, जैसे कमल का एक पत्ता जो होता है, उसका एक पत्ती जो होती है, वो आप ऊपर तैरते हुए नजर पाओगे, उसको ऊपर मतलब तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं। तो उसका न डूबने का कारण अभी रिक्तिका के अंदर क्या भर जाती है, हवा भर जाती है। रिक्तिका में हवा भरने के कारण क्या होते हैं, हवा जो है उसकी डेंसिटी कम होती है। ट्यूब वगैरह हम हवा भर के पानी में डालते हैं तो ऊपर तैरती रहती है ना, तो उसी प्रकार वो तैरते रहते हैं इस प्रकार से, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो वो जलीय पादप जो एक्वेटिक प्लांट है, तो वो तैरने का कारण जो है वो रिक्तिका ही है। अभी उसकी पत्तियां तैरती रहती है, अभी ऊपर नीचे तो डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा। ठीक है, 90% तक बाहर के लेती है वैसे। और रस वगैरह जो होते हैं वो इकट्ठे कहाँ पे होते हैं, रिक्तिका में होते हैं। इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनने के हैं, बात बन जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, बात बन जाएगी। अगला कोशिकांग है, खत्म करते हैं ना। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रेक्टिकुलम, चलो पढ़ा है अपने पास टाइम अभी तक तो। अतः प्रदव्य जालिका, अतः प्रदव्य जालिका, इसको क्या कहा जाता है, अतः प्रदव्य जालिका भी कहा जाता है। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी कहा जाता है, एंडो एंडो, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसकी खोज पोर्टर, 2-3 वैज्ञानिकों ने की थी, लेकिन आप पोर्टर याद रखना, पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसको कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का कंकाल तंत्र क्योंकि यह कोशिका को आकार देने का काम करती है, कोशिका को आकार देने का कार्य करती है। ठीक है। केंद्रक से, केंद्रक झिल्ली व के द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है। और केंद्रक झिल्ली मान लो ये कोशिकांग बना दिया मैंने, चलो ऐसी कोशिका बना देता हूँ मैं, गोल नहीं बना के, ये है, ये केंद्रक है और इसकी केंद्रक झिल्ली है। तो इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिल जाएगी, इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिल जाएगी, इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। तो कोशिका का कंकाल तंत्र क्यों कहा जाता है इसको, पहली बात तो ये बताओ मेरे को। ठीक है। और इसके ऊपर इसको दो भागों में बांटेंगे आप, इसको दो भागों में बांटेंगे। ये तो केंद्रक हो गया, ठीक है ना, ये तो हो गया केंद्रक, ये लो। ठीक है। और इसका आधा भाग जो है ना, इसके ऊपर छोटे 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 राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं रे, राइबोसोम, क्या लगे होते हैं, राइबोसोम। कंकाल तंत्र क्यों कहा गया, क्योंकि ये झिल्ली को और इसके बीच में स्पेस करने का काम करती है, उसके बीच में जगह बनाने का काम करती है। मान लो इसको अगर हम जगह न बनाएंगे तो ये क्या होगा, केंद्र ये जो बाहर वाली झिल्ली है वो पिचक जाएगी, ठीक है ना, दही से नहीं रहेगी। तो ये क्या काम करता है, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर हड्डियां होती है, हड्डियां क्या है, कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। तो कंकाल तंत्र हमें आकार देता है शरीर का, ऐसा आकार नहीं होता हम लोथड़े से पड़े होते हैं ऐसे, ठीक है ना। जिस प्रकार से अमीबा होता है ना, उसी तरीके से आप ऐसे 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 घूम रहे होते हैं, आंत कहीं घूम रही होती है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग सिस्टम बनाया गया, हमारे शरीर का ढांचा जो है,
हमारे शरीर का ढांचा जो है वो किसके कारण है, हड्डियों के कारण। तो उसी प्रकार इसका कोशिका का आकार जो होता है वो अत्यप्रदव्य जालिका के कारण होता है, इसलिए इसको कोशिका का क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है, स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। और कोशिका आकार देने का कार्य करती है, क्या देती है, ये आकार देने का कार्य करती है। और ये झिल्ली से स्टार्ट होकर कहाँ तक, वहाँ तक। ठीक है, दूसरा काम इसका है, लिखने की जरूरत नहीं है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में समन्वय स्थापित करेगी। यानी कोशिका द्रव्य से कोई चीजें केंद्रक के बीच जानी है तो इस रास्ते से जाएगी, और केंद्रक से कोई चीज बाहर आना है, केंद्रक के अंदर कोई चीज का निर्माण हो रहा है या कोई व्यर्थ पदार्थ को बाहर निकालना है तो इस रास्ते से आएगी। यानी एक नालीदार संरचना है, क्या है, एक नालीदार संरचना है जिसके माध्यम से केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में आदान प्रदान होता रहता है पदार्थों का। क्लियर होगी बात? ठीक है, यानी यह केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच साइटोप्लाज्म के बीच, यानी कोशिका द्रव्य यही तो है, ठीक है, के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी इसे कहा जा सकता है, मतलब ये आदान प्रदान करने का काम करेगी। तो ये क्या है, कोशिका द्रव्य है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कोशिका द्रव्य है। ठीक है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पूरा भाग है, तो ये बाहर वाला भाग जो है वो रफ, जी रफ है, ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको जो चिकना है, स्मूथ यानी चीकना, स्मूथ है, ईआर है। ठीक है, यानी ये क्या है, रफ यानी खुरदरा है, खुरदरा है राइब, और ये क्या है, चिकना है। तो दोनों बात यहाँ लिख देते हैं आप। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, दो भागों में बांटा जा सकता है, मतलब एक भाग हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक, या रफ ईआर लिख देता हूं मैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लिख लेना आप, यानी खुरदरा अतःप्रतव्य जालिका। जालिका मतलब जाली जैसा भाग है ना, ठीक है, जिस प्रकार हड्डियां होती है हमारी उसमें। इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम खुरदरा है तो इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, इस पर, इसी कारण खुरदरा ही है, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। वाह जी वाह वाह वाह। ठीक है, और यह राइबोसोम ये क्या करती है, फिर राइबोसोम पाए जाते हैं तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण यानी निर्माण करते हैं। एक मिनट रुक जाओ, आप दोनों चीजें लिख देता हूँ फिर समझा देता हूँ। समुथ, समुथ मतलब ईआर, यानी चीकनी अतःप्रतव्य जालिका। कौन सी जालिका रे, चिकनी वाली, ठीक है ना, चिकनी चमेली, ये लो। इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब राइबोसोम नहीं पाए जाते तो प्रोटीन का संश्लेषण भी ये नहीं करती है, ठीक है ना। यह वसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का संग्रह करने का कार्य करती है।
ठीक है, कुछ मात्रा में, थोड़ा नॉर्मल मात्रा में संग्रह कर लेती है, स्टोर कर लेती है। लेकिन राइबोसोम नहीं है, तो स्मूथ चिकनी है। चिकनी क्या पाई जाती है, इसके पास है। और ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करती है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं, राइबोसोम करते हैं। और राइबोसोम कहाँ चिपके होते हैं प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले, तो वो चिपके होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी खुरदरी इंडोप्लाज्म, इसीलिए इसे खुरदरी है। ठीक है, ये खुरदरी खुरदरी है, इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। ठीक है ना, तो जिन्हें इंडोप्लाज्मिक राइबोसोम भी कहा जाता है। रफ स्मूथ चिकनी है, ये क्या करती है, संग्रह करने का काम करती है। क्या करती है, संग्रह करने का काम करती है। किससे जुड़ी है, इससे जुड़ी है, इसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये सारी बातें अपन ने लिख दी है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका, हो गया। राजस्थान बस हो गया। माइक्रो बॉडी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। माइक्रो बॉडी का निर्माण किसके टूटने से होता है। माइक्रो बॉडी सूक्ष्म कलिकाएं, जो कनिकाएं होती है, वो क्या होती है, ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, उसके टूटने से, या गोल्जी काय के टूटे हुए भाग को हम माइक्रो बॉडी कहते हैं। छोटी छोटी की संरचनाएं होती है। ठीक है, जिन्हें आगे हम प्रोक्सिमा ट्यूब कह देते हैं। थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा तो वहां तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कंपटीशन के मामले में, हो जाएगा। लो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं फिर। कितने टाइम हो गया, ठीक है, चलो ये नहीं पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है फिर। ठीक है, धन्यवाद। आगे केंद्रक पढ़ेंगे। केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, धागे किस प्रकार से, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है। आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए उस लेक्चर को आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा, बस आदत बन जाएगी। और प्यारी प्यारी चीज़ें धीरे धीरे आप थोड़े तो लेक्चर देखोगे तो एक चीज़ एक जगह क्लियर नहीं होती, वहाँ पर उसको चीज़ को क्लियर करते जाओगे, डाउट क्लियर करते जाओगे, तो वो चीज़ इतनी पचीदा हो जाएगी कि पूरा चैप्टर रह जाता है। इसलिए आप धीरे 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 आप पढ़ते जाओगे, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है ना, जो चीज़ यहाँ नहीं बताएगी वो कहीं ना कहीं बताई जाएगी, आपका दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा, बस इतनी बात है। ठीक है, तो आज के लिए जितना है उतना ठीक है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, आपका सपोर्ट ही बताएगा आगे किस तरीके का लेक्चर आएगा। धन्यवाद आपका, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें और सभी मेहनत करते रहें, और भगवान करे आपका कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो। ठीक है, बहुत जल्दी आपको एक प्यारी सी जॉब मिले। ठीक है, जय हिंद जय भारत।